बजट में जो एलोकेशन है, जो उपबंध है, उसका 100% विनियोजन वित्त मंत्री करावे, ये उनके लिए चुनौती है। राजकोषीय घाटा जो हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार विकासशील बजट उसी को कहेंगे जिसमें योजना मद बढ़े और उसका सफल विनियोजन हो। कि अगर कर वंचन न हो यहाँ तो राज्य को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति या कमी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेन रिसोर्स पर है। रिसोर्स अगर नहीं रहेगा तो आप कितना हो लंबा चौड़ा प्लान निरूपित कर लीजिए, उससे आउटकम नहीं आएगा। नमस्कार, आज मैं आपको बजट सत्र के बारे में, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी बजट हुए, लेकिन हम झारखंड पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। और झारखंड पे कंसंट्रेट करने का तात्पर्य यह है कि हमारे साथ 1972 से बिहार विधानसभा में, मतलब कि एकीकृत बिहार में जिस व्यक्ति ने काम किया और बजट का उनको पूरा अनुभव था, कई मुख्यमंत्री उन्होंने देखे, जगन्नाथ मिश्र हो, बिंदेश्वरी दुबे हो, कर्पूरी ठाकुर हो। उसके बाद झारखंड बंटने के बाद वो झारखंड में आए और उनको अर्थशास्त्र और बजट पे काफ़ी पकड़ है। हमारे साथ बहुत ही चिर परिचित और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अयोध्या मिश्र जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, चैनल में स्वागत है आपका। आप चैनल को बधाई। ये अयोध्या जी, ये बताइए कि जो झारखंड सरकार ने आज बजट पेश किया, क्या इस बजट को आपने बारीकी से सुना और देखा? मैंने जैसे ओवरव्यू इसको किया। बजट तो सदन में पेश हुआ, लेकिन जो पोर्शन हमको मिला, बजट भाषण हमको देखने का मिला, और जो एक कहते हैं कि सिनॉप्सिस ऑफ द बजट, ये दोनों हमने देखा। वित्त मंत्री ने बजट को लोकाभिमुख बनाने का कोशिश किया है। बातें उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेन रिसोर्स पर है। रिसोर्स अगर नहीं रहेगा तो आप कितना हो लंबा चौड़ा प्लान निरूपित कर लीजिए, उससे आउटकम नहीं आएगा। 1,44,000 करोड़ का लगभग बजट है जी जी। तो इसमें सरकार को आय कहाँ से हो रही है? 1,45,400 करोड़ का बजट है। इसमें आय इनको होता है, मेजर आय है जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के जो टैक्सेशंस हैं उसमें जो हिस्सा मिलता है, माने केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सेदारी, यानी कि जीएसटी मूल रूप से उसको माना जाए। मूल रूप से जीएसटी मानिए, आईटी मानिए जी। ये दो कर उसमें मूल रूप से आते हैं। इनमें हमारा शेयर होता है, आईटी में तो 42% है, लेकिन जीएसटी में अलग शेयर फ्लेक्सिबल है। तो कुल मिलाकर के ये हमको एक मेजर हमारा सोर्स है। लगभग 47-48 हज़ार करोड़। ऐसा करीब लगभग यही है। और दूसरा होता है हमारा अपना कर। हमारे अपने कर में लाख प्रयास करने के बाद भी दोनों कर मिला करके, स्वकर और गैर स्वकर, ओन टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों मिला के इनका 50-56 हज़ार करोड़ आता है। जबकि ये दोनों मिल करके हमारे स्थापना व्यय को मीट आउट नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने स्थापना जो है उसका, तो आप कह रहे हैं कि मीट आउट उसको नहीं कर पाएगा। उसके अलावा इन्होंने स्थापना के अलावा योजना मद को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। नहीं, योजना मद तो हरदम बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, विकासशील स्थिति में विकासशील बजट उसी को कहेंगे जिसमें योजना मद बढ़े और उसका सफल विनियोजन हो। वित्त मंत्री ने सर कहा है कि वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में योजना मद नहीं बढ़ता है, दोनों इक्वल रहते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है या बहुत बड़ा रिस्क लिया? नहीं, ऐसा कहना कि योजना मद नहीं बढ़ता है, हर वर्ष योजना मद को बढ़ाना चाहिए, तो फिर विकास कहाँ से होगा? एक बात को गौर करिएगा कि योजना मद में मान लीजिए आपने 10% बढ़ाया और मार्केट 7% बढ़ गया है, तो वर्चुअल वृद्धि तो 3% हुई ना। तो इस बजट से अगर आप बात करें तो इस बजट से जो केंद्रीय सहायता हो गया, राजस्व की हो गया, राजकोषीय घाटा जो हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार राजकोषीय घाटा यहाँ बराबर संतुलित रहा है, इसलिए कि राज्य सरकारों ने रिस्क लेकर के बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित यहाँ कम किया है। इसका परिणाम हुआ कि हम लोन ज़्यादा नहीं ले पाए हैं, और जब हम कोई बड़ा काम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर खर्च कहाँ से बढ़ेगा? हरदम नियंत्रित रहा। इस बार भी 2%, 2.2%
जो कि 3.5% से कम है। भारत सरकार का 5% के आसपास जाता है। तो और ये आर्थिक प्रक्षेत्र की बात करते हैं, 44.13 करोड़ की बात ये लोग कह रहे हैं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं आर्थिक प्रक्षेत्र की बात पे, तो आर्थिक प्रक्षेत्र पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? मेरा अपना मानना है कि इस राज्य में अगर ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन हो, जो स्थापित कर अभी भी हैं उतना ही अगर संचयन हो जाए ईमानदारी से, अपवंचन नहीं हो, जैसा कि वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में, राधाकृष्ण किशोर जी ने बार बार इस बात को कहा है कि अगर कर अपवंचन न हो यहाँ तो राज्य को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति या कमी नहीं होगी। तो मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और मेरा भी अपना मानना है कि अब उम्मीद कीजिए ना, यहाँ एक्साइज से जो राजस्व प्राप्त होता है, ट्रांसपोर्टेशन से जो राजस्व प्राप्त होता है, उड़ीसा से कम है, छत्तीसगढ़ से भी कम है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि विभाजन होता है, चोरी होती है उसकी, स्पष्ट है। मतलब अधिकारी चोरी करते हैं, जो सिस्टम में जो लोग हैं वो चोरी करते हैं। किसी की बात किसी पर आरोपित नहीं करूंगा, लेकिन बड़े पैमाने पर विभाजन यहाँ होता है। तो आपने इशारा तो कर ही दिया, लेकिन ये बताइए कि इस बजट से रोजगार सृजन और जो ऋण वगैरह जो गरीबों को देना है, जो लघु मध्यम उद्योग हैं, सभी क्या बात? आपने जो देखा कि सामाजिक क्षेत्र में जो निवेश 62,000 करोड़ रुपया का कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, ये इसी सब सेक्टर में जा रहा है। और एक बात उन्होंने कहा है कि पशुधन योजना, मत्स्य योजना, ये सब जो योजना है छोटी छोटी, तो इनमें जो निवेश जाएगा वो आउटकम पब्लिक के ऊपर ही आएगा, है ना। पशुपालन के लिए भी उन्होंने एलोकेशन किया है। लेकिन तब है कि सबसे बड़ी बात मेरी समझ में क्या है कि राज्य सरकार को, चूँकि छोटा राज्य है, छोटा वित्त है, 1.5 लाख करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। उड़ीसा में 2,90,000 करोड़ का बजट है, बिहार में लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट है महोदय। उत्तर प्रदेश में 8,75,000 करोड़ का या 70,000 करोड़ का बजट है। तो जनसंख्या के और क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी तो आप निकाल लीजिए पर हेड कितना प्लान आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप निकाल लीजिए इसमें से। इन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ हम प्लान में दे रहे हैं, तो 90,000 करोड़ को बांट दीजिए 4 करोड़ आबादी से। एक और प्रश्न है कि ये बजट को आप राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए टोटली, तो ये पॉलिटिकल दृष्टिकोण से कितना अहम बजट है? सर, राज्य के बजट को पूरे राज्य का विषय मानना चाहिए, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है मेरी नज़र में जी। ये पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है, क्योंकि एक एक विकास तो होगा तो इसी से होगा, चाहे किसी की भी सरकार रहे। अब अगर कोई इसको पक्ष, मान लीजिए जैसे 1,36,000 करोड़ की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं इसका समर्थक हूँ। मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि ये पैसा अगर है बकाया तो इट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट, मिलना चाहिए। यदि है बकाया मतलब? यदि है, मैंने हमको क्या पता है भाई, हम तो आप इतने पुराने लोग हैं, आप बताए मुस्कुरा रहे, यदि है मतलब? नहीं, मैं एक नागरिक हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, आप अर्थशास्त्री भी हैं, बजट के जानकार भी हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ बकाया है, लेकिन कितना है ये न तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है, न इन्होंने स्पष्ट किया है, इसलिए पता नहीं है। इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि अगर ये बकाया है तो मिलता है तो तात्कालिक हमारे सेहत पर असर पड़ेगा, लेकिन बहुत दूरगामी असर पड़े, इसके लिए हमें अपने तैयारी करनी होगी ना। अंतिम प्रश्न, क्या इस बजट को पूरी दृष्टिकोण से अगर एक परिदृश्य में आप देखते हैं इस बजट को, तो क्या ये आम लोगों के लिए कैसा बजट रहा? वित्त मंत्री ने अच्छी शुरुआत की है इस बजट में, कुछ चीज़ों को सराहनीय ढंग से रखा है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि इतने स्ट्रेन में भी, जबकि सोशल सेक्टर में तमाम पैसे जा रहे हैं, अनुत्पादक मदों में भी कुछ जा रहा है और बहुत हद तक उत्पादक मदों में भी जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो एक संतुलित बजट देने का कोशिश किए हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है और राज्य के लिए अच्छी बात है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा कि बजट में जो एलोकेशन है, जो उपबंध है, उसका 100% विनियोजन वित्त मंत्री करावे, ये उनके लिए चुनौती है। बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने कि जो वित्त मंत्री का ऊपर है कि ये विनियोजन कराएं सबको, जितने भी बजट में पाई पैसा आ रहा है या जो भी दर्शा रहे हैं,
एक सफल प्रयास हो सकता है अगर इन तमाम चीज़ों को वो सही ढंग से सफलीभूत ढंग से कार्यान्वित कर दें। कहते हैं कि इनके प्रयास पर आप कह सकते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कैमरामैन नवल के साथ मैं भुजंग भूषण, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।